हेलो दोस्तों, आइए फिर से हम लोग अपने नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ये वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम बार बार नए नए वीडियो में अलग अलग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और परीक्षा में आने की संभावना वाले प्रश्न। तो आइए चलते हैं, हम फिर से 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आए हुए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक, तो दूसरे वर्ष के अंत तक, यहाँ पर के कर दीजिए, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार। दूसरे वर्ष के अंत तक का मतलब कौन सी स्टेज होती है? इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि जन्म से लेके 2 वर्ष और उसके बाद 6 वर्ष, 2 चीज़ें हो जाती है। एक पूर्व शैशवावस्था और दूसरा उत्तर शैशवावस्था। तो इसमें ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? तो शिशु का शब्द भंडार जो है वो 100 शब्द, लगभग 100 शब्द के माध्यम से वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करने लगता है, सीख लेता है। दूसरे क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। 2 चीज़ें होती हैं। मैकडूगल का आप सिद्धांत पढ़ेंगे, अभी आपको आगे बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको जरूर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिए। संवेग मूल प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होता है। लगभग 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के द्वारा बताई गई हैं, तो आपको हम अलग बताएंगे। तो इसमें कहा है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि संवेग की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? तो आप बताएंगे मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल, ये सिद्धांत था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का। तो संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर्व तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आप जानते हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है, पैदा हुआ रहता है, शैशवावस्था में होता है, तो बच्चे को शर्म, हया, संकोच, इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर होती ही नहीं। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो बच्चे के अंदर, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि छद्म की अवस्था, आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, छद्म मतलब कि उन्हें लगता है कि वो बड़ों की तरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक दिखावा, वो वयस्क बनने की कोशिश करते हैं बट वयस्क होते नहीं हैं। तो शर्म तथा गर्व, उन्हें शर्म आती है या गर्व करने की कि कोई कार्य अगर मित्र मंडली में वो करते हैं तो वो अपना पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, कि वो बड़े की तरह हूबहू बनना चाहते हैं। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में डेवलप होती है? तो आप सीधे बताएंगे बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, आपको बताया जाएगा कौन कौन सी प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, इसका संवेग क्या है? तो इसका संवेग है आश्चर्य। इसका संवेग है आश्चर्य। इसके बाद है शैशवावस्था की क्या विशेषता है? तो आपको हमने बताया भी है, आपने पढ़ा भी है। शैशवावस्था की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, मुख्य रूप से सीखने में तीव्रता और जिज्ञासा। और आप जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता ही है शैशवावस्था में। तो सीखने की तीव्रता इन्फेंसी स्टेज में बच्चों की बहुत होती है, और बच्चों की जिज्ञासा, क्योंकि बच्चे के पास जो खिलौने होते हैं तो उस खिलौने को अपने तरीके से कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उससे क्या करना है, वो सारी चीज़ें उस पर क्या, क्यों, किस तरीके से चिंतन जरूर करते हैं। वो चिंतन भले ही कुतर्क पर आधारित हो, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर सीखने की तीव्रता और जिज्ञासा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। हमने आपको बताया था कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास सदैव चलता रहता है, वो चाहे वो तीव्र हो चाहे मंद हो, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। इसलिए विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? B.F. स्किनर महोदय ने। इनकी परिभाषा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्तमान में निःशक्त बच्चे, डिसेबल्ड चाइल्ड जिसको बोलते हैं, आप यही बोलेंगे इसको। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चे की शिक्षा के लिए जो शिक्षा की अवधारणा दी गई है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है समावेशी शिक्षा। प्राचीन समय में जो डिसेबल चाइल्ड होते थे उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होता था, उनके लिए होता था स्पेशल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा, जहाँ पर सिर्फ डिसेबल्ड, चाहे वो लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे, इस तरीके के बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों में और परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे वर्तमान समय बीतता गया
तो अब क्या हुआ कि बच्चों के अंदर सामान्य बच्चों की तरह ही अभिवृद्धि आए, वो समाज में अपना स्थान बना सके, तो उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन ले आया गया, एकीकृत शिक्षा, जहाँ पर क्या था कि विद्यालय एक ही था लेकिन बच्चों का क्लासरूम अलग कर दिया गया। मतलब सरकार हमारी चाहती थी कि भेदभाव पूर्ण शिक्षा न हो, भेदभाव रहित शिक्षा हो, तो उसको बनाने के लिए स्पेशल के बाद एकीकृत शिक्षा है, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा को समान रूप में एक समानता के अधिकार पर कार्य कराने के लिए हमारी सरकार ने ऐसे निःशक्त बच्चों को भी मौका दिया, और मौका देने के लिए उन्होंने एक शिक्षा की अवधारणा निर्मित की जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है समस्त को एक साथ समान रूपों में, समान आवेश में की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा है। तो उसका क्या नाम है? समावेशी शिक्षा। ये भी आपके टेट और सीटेट में एक छोटा सा कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं, पिछड़े बालक की क्या विशेषता है? पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य विशेषता ये है कि जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड, उनका IQ 80 से 90 होता है। जानते हैं जो एवरेज IQ होता है वो 90 से 100 और 100 से 110, यानी 90 से 110 होता है। लेकिन पिछड़े बालक जो होते हैं उनका IQ, ध्यान रखिएगा, 80 से 90, और सीखने में वो स्लो होते हैं, सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो कम सीख पाते हैं, और मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ होते हैं, कोई न कोई रोग से जरूर ग्रसित होते हैं ऐसे बच्चे, तो उन्हें हम कहेंगे पिछड़े बालक। इसके बाद विकास में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जैसे आप जानते हैं कि अभिवृद्धि और विकास अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन विकास में कहीं न कहीं अभिवृद्धि समाहित है। तो विकास में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो विकास हम तभी कहेंगे जब शरीर का आकार बढ़ता है, और विकास हम तभी कहेंगे जब बच्चों की सोच, समझ, सूझबूझ सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। जैसे शारीरिक विकास हम किसे कहते हैं? शरीर का लंबा हो जाना ही शारीरिक विकास नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से अब बच्चा उस लेवल तक सक्षम हो चुका है अपने कार्य को, अपनी प्रतिक्रिया को मेंटेन करने के लिए। समझ में आया? इसके बाद चलते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए और किसका किया जाना चाहिए? बच्चों का या ऐसी चीज़ों का जिनके हमें ज्ञान का आकलन करना है। यानी मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों के सीखने के स्तर के ज्ञान का, कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, किस तरीके से सीखा, इसीलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला है, सीखने से अभिप्राय ज्ञान का निर्माण से है। ये डेफिनेशन है, सीखने से अभिप्राय क्या है? ज्ञान के निर्माण से है। यह परिभाषा किसने दी है? यह इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सीखना सिर्फ ज्ञान का निर्माण है। यह कथन किसका है? तो आप बताएंगे पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। उन्होंने कहा था कि बच्चे की, पियाजे ने 4 स्टेप बताए थे, संवेदी प्रेरक, ठीक है, फिर संवेदी प्रेरक, जिसमें उन्होंने बताया था उम्र के हिसाब से इन्होंने बांटा था, और उम्र के हिसाब से जो इन्होंने बांटा, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होने के कारण इन्होंने मानसिक और बौद्धिक पक्ष को प्रथम वरीयता दी थी, और इन्होंने अपने बच्चों पर ही परीक्षण किया था। इसीलिए इनके सिद्धांत, इनको बाल मनोविज्ञानी का भी जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 स्टेप भी दी थी, पूर्व संक्रियात्मक, पहला संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक, ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस। इसीलिए ये जीन पियाजे की डेफिनेशन कि सीखना ज्ञान का निर्माण है, यह कथन है पियाजे जी का। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTI 2009 में एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में। तो जो ये अधिनियम आया, इसमें किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया और किसे नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से प्राथमिक एजुकेशन के बच्चों के लिए था, और प्राथमिक एजुकेशन के बच्चों की जो उम्र है 6 से 12 वर्ष, हमारे संविधान में भी वर्णित है 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं है। किसके लिए? 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं है। 14 से 18 वर्ष के बच्चे किस क्लास में होंगे? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर की जिम्मेदारी कैबे की है? CBSE की है। और प्राथमिक स्तर की जिम्मेदारी हमारे संविधान में सीधा सीधा लिखा है, अनुच्छेद 21A क्या कहता है
कि सभी बच्चों को जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था रखते हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो ये किसके लिए नहीं है? 14 से 18 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, बालक के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए? बालक के अंदर तभी रुचि होगी जब बच्चा स्वयं अपनी गतिविधि से करेगा, किसी कार्य को स्वयं करेगा, स्वयं सीखेगा, तो बालक की उस कार्य के प्रति बार बार रुचि और बार बार उसकी एकाग्रता या उसका रुझान उस पर टिका होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रुचि कैसे उत्पन्न की जाएगी, तो बच्चे की स्वयं की गतिविधि से सीखने के आधार पर। इसलिए फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने, बहुत सारे लोगों ने बच्चों को स्वयं से करने के लिए सीखने पर बल दिया है। अगला है, कक्षा में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आपने कम्युनिकेशन वाला हमारा वीडियो देखा होगा, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, तो ओरल कम्युनिकेशन सिर्फ मौखिक ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी होते हैं बहुत सारे कक्षा में टीएलएम होने चाहिए। टीएलएम के अभाव में कहीं ना कहीं जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन डिस्कशन हो रहा है उसमें बाधा आएगी। इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन या विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षण सामग्री का अभाव। यदि शिक्षण सामग्री टीएलएम का अभाव होगा तब भी विचारों में सरलता या स्पष्टता नहीं होगी, हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिना ब्लैक बोर्ड पर लिखे आपको बता नहीं सकते, तो टीएलएम के रूप में सामग्रियों का भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में यह समस्या क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रोजेक्ट विधि की क्या उपयोगिता है? प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, आप जानते हैं जॉन डिवियो किलपैट्रिक, दोनों को इसकी भूमिका के लिए श्रेय दिया जाता है। प्रोजेक्ट विधि जो है वो एक समस्या समायोजन या प्रयोजना विधि है। प्रयोजना का मतलब कि कोई समस्या है, आपके पास कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपको कार्य करना है। कार्य करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी है? टीचर या किसी इंस्ट्रक्टर की जो आपको मार्गदर्शन करता रहे। तो इसकी उपयोगिता यही है कि जब बच्चे को योजना के अनुकूल कार्य करने के लिए छोड़ा जाता है तो बच्चा स्वयं से उसे करके सीखता है, और स्वयं से जब सीखेगा तो बच्चा तर्क भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है। जब तर्क करेगा, चिंतन करेगा तो इससे क्या होगा? इससे समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो समस्याओं का जो समाधान है हम आसानी से नहीं निकाल सकते, और जब हम वार्तालाप करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। इसलिए जब बच्चों को स्वयं से करके सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो इससे बच्चों की तर्क शक्ति, मूल चिंतन शक्ति का विकास होगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो ये आज हमने महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन को आधार बनाया था। 15 क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों, आप लोग सारे वीडियोज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आने वाली संभावनाएं भी हैं, कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं। तो आप बार बार ऐसे वीडियोज़ को बार बार देखिए और बार बार इस पर अध्ययन करिए, क्योंकि एक दिन देखकर अगर आप छोड़ देंगे तो वो आपका प्रैक्टिस सेट से आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोज़ को देखिए, बार बार देखिए, और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही आज के वीडियो में हम आज यहीं पर अलविदा कहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।